हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो उसमें हमने क्या क्या स्टडी किया है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। कंडक्टर के अंदर अपन बोलेंगे मटेरियल के अंदर कोई चार्ज है वो नहीं रहेगा। चार्ज अगर देंगे तो हमेशा उसके सरफेस पे रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये तीसरा। फोर्थ नंबर पे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। इसका मीन कि कंडक्टर है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करता है। फिफ्थ नंबर पे हमने बोला कि कंडक्टर के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा वन एप्सिलॉन नॉट थी। ये लास्ट क्लास में अपन स्टडी कर चुके हैं। आज अपन इससे आगे स्टडी करते हैं। लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन भी दिया था करने के लिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि यहां पे दो होलो कंडक्टिंग स्फेयर हैं। फर्स्ट की रेडियस r1 है, सेकेंड की रेडियस r2 है। फर्स्ट को चार्ज q1 दे रखा है हमने और सेकेंड को चार्ज q2 दे रखा है, ठीक है, जो उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, फिर अपन को बोला गया था कि तीन पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। इन पे आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इन तीन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या क्या गिवन था कि इस ए पॉइंट की सेंटर ओ से डिस्टेंस आपको आर ए गिवन है, बी के लिए आर बी और कोरस्पॉन्डिंग सी के अकॉर्डिंग आर सी हो जाएगी। ये आपको गिवन था। ओके, अब अपन यहां से फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड करने के लिए थोड़ा सा पीछे की ओर मूव करते हैं। अपन को ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये कैसे है, होलो कंडक्टिंग स्फेयर है। तो फॉर होलो कंडक्टिंग स्फेयर, फॉर होलो कंडक्टिंग स्फेयर, वैसे होलो और सॉलिड दोनों के लिए सेम ही रहता है कंडक्टिंग वाले केस में। अपन को ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अपन को यह भी पता है कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अपन को यह भी पता है कि ई इनसाइड कितना आता है, यस, जीरो। अगर हम देखें पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल कितना आता है आउटसाइड पे, यस, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। अपन को यह भी पता है कि वी सरफेस कितना आता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और अपन को यह भी पता है कि सरफेस के बाद अंदर की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल किसी कंडक्टिंग होलो स्फीयर के उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। तो यह आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये अपन पहले से जानते हैं और उसका सहारा लेते हुए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, और अपन को यह भी पता है कि कंडक्टर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो वो पूरे मटेरियल के अंदर की बात करते हैं अपन, ठीक है ना। जैसे ये कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है, तो मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो की बात करते हैं अपन, ठीक है। चलिए अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा। ओके, तो चलिए फील्ड की अपन बात करें तो यहां से सबसे पहले आप स्फेयर नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है। तो इस स्फेयर और पॉइंट कौन सा ले लेते हैं, ए पॉइंट। इस ए पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, तो पहले अपन ले लेते हैं ऑन पॉइंट ए, ऑन पॉइंट ए। चलो पॉइंट ए की बात करते हैं। तो बोलो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी ड्यू टू 1 नंबर स्फेयर एंड ड्यू टू 2 नंबर स्फेयर। बता सकते हैं क्या ऑन पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहां पे Q1 चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो अगर आप मानो यहां पर ये एक कंडक्टिंग स्फेयर है तो इसके पूरे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, ठीक है। तो Q1 वाले के कारण तो कितनी आएगी, जीरो, ठीक है। अब Q2 क्या है, ये भी एक कंडक्टर है, तो इसके अंदर भी अपन बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रहेगी, जीरो ही रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि नेट चार्ज अंदर है वो गाउसियन सरफेस के अंदर जीरो रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहां बोलेंगे भले ये Q1 वाला स्फीयर और Q2 वाला दोनों की कहानी अगर आप देखोगे तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो ही आएगी, ठीक है। तो ऑन पॉइंट ए ई ए इक्वल्स टू जीरो प्लस जीरो का मीन हो गया जीरो, दोनों की कहानी कितना है, जीरो।
Q1 और Q2 दोनों वाले के कारण ही यहाँ पे 0 रहेगी। पता लग गया क्यों? क्योंकि पता है अपन को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। ओके ठीक है। इसी पॉइंट पे अगर मान लो आपसे पूछे पोटेंशियल कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, ठीक है, या पहले मैं चलो एक बार फील्ड ले लेते हैं, बाद में पोटेंशियल की एक साथ बात कर लेंगे। ओके तो ऑन पॉइंट ए पे हमने फील्ड बता दिया 0। बी की बात करते हैं, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ऑन पॉइंट बी, ऑन पॉइंट बी। ओके अब बी पॉइंट देखो इस स्फीयर के तो बाहर है, लेकिन इस बड़े वाले स्फीयर के क्या है, अंदर। तो बड़े वाले स्फीयर के कारण जो बी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आएगी, यस 0। बड़े वाले के कारण 0 क्योंकि अंदर आ गया ना वो पॉइंट। लेकिन अगर छोटे वाले के कारण देखे तो वो तो बाहर है ना, तो इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, यहाँ पे ई पॉइंट सी की अपन बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अपन बता सकते हैं कि छोटे वाले कारण, पहले अपन छोटे वाले कारण लिखते हैं, तो चार्ज कितना है छोटे वाले पे, Q1, तो आप यहां लिखोगे। और ये छोटे वाले कारण जो पॉइंट बाहर बढ़ता है, तो बाहर के लिए पता है KQ/R², तो Q चार्ज कितना है इस पे Q1, तो मैंने यहां लिख दिया Q1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी है RB, तो यहां आप लिख दोगे RB का होल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन अगर पूछे तो ये अलोंग दी ओ से जिस पॉइंट बी की ओर ले रहे हैं तो ओबी के अलोंग ही ये डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, यानी रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो ये हो गया। अच्छा बड़े वाले कारण देखोगे वो तो कितना आ गया, 0 ही रहेगा, तो आपका फाइनल आंसर कितना रहेगा, KQ1/RB²। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इसका आंसर तो रहेगा KQ1/RB²। ये पॉइंट, सॉरी बी पॉइंट था ना, ये मैंने यहाँ गलती कर दी, ये बी पॉइंट पे है। ओके, अब अपन पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं अपन ऑन पॉइंट सी। अब देखो सी पॉइंट है वो छोटे वाले स्फीयर के भी बाहर है, साथ साथ में बड़े वाले स्फीयर के भी बाहर है। ठीक है, तो बड़े वाले स्फीयर का चार्ज है वो पूरी तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ये हमें पता ही है। ठीक है, तो दोनों के कारण बाहर है, तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए दोनों में यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इस बार अपन बोलेंगे ऑन पॉइंट सी, तो इसी इक्वल टू कितना आएगा, बोलो पहले छोटे वाले कारण बोलो, सबसे पहले छोटे वाले कारण लिखे, तो के छोटे वाले पे चार्ज कितना, Q1, छोटे वाले के सेंटर से, ये दोनों का सेंटर तो एक ही है, तो सेंटर से लेके इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यस ये डिस्टेंस RC है, क्योंकि दोनों कंसेंट्रिक है, तो RC² प्लस, और बड़े वाले गोले पर चार्ज कितना, Q2, तो K Q2/RC²। भाई डिस्टेंस तो सेंटर से वही है ना, तो ये आपका आंसर आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो ये हमने पोटेंशियल फाइंड कर लिया। अब अपन बात करते हैं, सॉरी ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया, अब अपन बात करते हैं पोटेंशियल की। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तो हमने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपन बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो आप बता सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा। तो सबसे पहले अपन लेते हैं पॉइंट कौन सा, यस सबसे पहले पॉइंट अपन ले लेते हैं ए, तो आप लिखोगे ऑन पॉइंट ए, ऑन पॉइंट ए। अब बताओ, ध्यान रखो बाहर तो KQ/R होता है, सरफेस पे KQ/R होता है, अंदर उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। तो आप बताओ यहां से ऑन पॉइंट ए, तो ए पॉइंट की बताया अपन, तो सरफेस पे चार्ज कितना है, Q1। अब आप बताओ इस अंदर वाले पॉइंट की अपन बात करते हैं, तो बताइए पोटेंशियल कितना आएगा। तो अंदर के लिए आप बताओ KQ/R आएगा। ये कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, इस बात का ध्यान में रखना। तो यहां पे सोचने वाली बात है कि इस अंदर वाले स्फीयर के कारण इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो आएगा, देखना VA इक्वल्स टू, पहले छोटे वाले कारण ले रहे हैं, तो K चार्ज कितना है छोटे वाले पे, Q1, तो मैंने लिख दिया Q1। अब बताओ यहां इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड किया है, तो मैं RA डिस्टेंस लूं या R1 लूं, यस R1 डिस्टेंस ली जाएगी, क्योंकि जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही अंदर होता है पूरे वॉल्यूम में। तो यहाँ RA मत ले लेना, यहाँ कितना रहेगा R1, तो यहाँ लिखा जाएगा R1 प्लस का साइन, ये तो छोटे वाले कारण आया है। अब बड़े वाले होलो कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आएगा, तो यस यहां से आप लिखोगे कि चार्ज कितना है बड़े वाले पे, Q2, वेरी गुड, तो यहां लिख दिया Q2। अब आप बताओ मुझे यहां पे मैं क्या लिखूं, डिस्टेंस क्या लिखे, इस पॉइंट पे फाइंड किया है, तो जितना सरफेस पे होता है पोटेंशियल उतना ही तो अंदर होगा, तो सरफेस के लिए डिस्टेंस R2 है, तो यहां भी
आप क्या लिखोगे, R2 ही लिखोगे, बस कंप्लीट। ए पॉइंट पे पोटेंशियल बता दिया। फिर अपन लेते हैं पॉइंट नंबर बी, तो आप बोलोगे ऑन पॉइंट बी, ऑन पॉइंट बी, वी बी, बी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे ये वाला स्फीयर से ये पॉइंट बाहर आ गया और ये इस स्फीयर के अंदर है, क्या करें, देखना ध्यान से फिर से कि पहले छोटी वाले की बात करते हैं। छोटे वाले के बाहर है तो बाहर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, के अपॉन डिस्टेंस, जहां पॉइंट होता है। तो बाहर वाले से ये डिस्टेंस अब तो लोगे ना RBS, तो यहाँ चार्ज तो छोटे वाले पे ये है और ये डिस्टेंस कितनी है RB, तो यहाँ आप नोट कर दो ये RB, छोटे वाले के कारण यहाँ पोटेंशियल आ गया। ओके, बड़े वाले के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा, तो फिर से बड़े वाले के अंदर ही है, तो के चार्ज कितना बड़े वाले पे, Q2 अपॉन, बोलो यहाँ RB लिखूं कि R2 लिखूं, जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही अंदर होता है, तो यहां पे RB नहीं लिखा जाएगा, यहां पे ओनली R2 लिखा जाएगा, समझ गए। ओके, फिर से ऑन पॉइंट सी पे, ऑन पॉइंट सी, पॉइंट सी पे अपन पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हैं, तो आप बताइए VC इक्वल्स टू क्या बनेगा, C दोनों ही कंडक्टर के बाहर है पॉइंट, तो सिंपल है, चार्ज पहले छोटे वाले के कारण कितना आएगा, के Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, इस बार तो डिस्टेंस वही RC लेंगे ना अपन, तो ये बन जाएगी RC प्लस बड़े वाले के ऊपर चार्ज कितना है Q2, तो आप यहां लिखोगे के Q2 अपॉन सेंटर से डिस्टेंस कितनी है RC, तो आप RC ये लिख दोगे बस, ठीक है। तो आपने यहाँ पे A B C तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बता दी, ठीक है। पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन होती नहीं है, अगर इनकी डायरेक्शन की बात देखो तो अलोंग यानी सेंटर वाले पॉइंट से अलोंग दी लाइन जोइनिंग, जो पॉइंट आप जहां फाइंड कर रहे हो उस पॉइंट के अलोंग ही ये डायरेक्शन आएगी आउटवर्ड, क्योंकि ये प्लस प्लस चार्ज है सारा, ठीक है। यस, तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, ये एनसीईआरटी का टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग क्या है, इसको अपन स्टडी करेंगे। तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बहुत रेस्पॉन्स करते हैं, बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं या अप्लायंसेस होते हैं जो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स, या अपन कह सकते हैं कि बहुत उनमें जो रीडिंग वगैरह आती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होते हैं। तो अपन क्या करें कि हमारा इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर रीडिंग दे, तो उसके लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग की जाती है, यानी उसकी जो चारों ओर है वो एक मेटल की लेयर अपन बनाते हैं ताकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाली हमारी रीडिंग को इफेक्ट न करे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग का मीन्स यही हो गया कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो सेंसिटिव है उसको अपन प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। जैसे मान लो ये एक हमारा इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जो कोई चार्ज की वैल्यू वगैरह अपन को बता रहा है, ठीक है, ये कितना चार्ज वगैरह है, तो ये एक्सटर्नल चार्ज से ये इफेक्ट ना हो, इसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, अपन को इसके चारों ओर मेटल की शीट बनाएंगे, इसको प्रोटेक्ट करेंगे अपन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। उस प्रोसीजर को अपन कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, ठीक है। तो कैसे बनाए जाते हैं उसको अपन देखेंगे। जैसे अपन कहीं जा रहे हैं और मान लो अब लाइटनिंग हो रही है या थंडिंग हो रही है, बिजली गिरने वाली है, ठीक है, तो अपन कार से जा रहे हैं, तो आपसे पूछा जाता है क्या आप कार से निकलकर किसी ट्री के नीचे, किसी पेड़ के नीचे खड़ा होना पसंद करोगे या फिर कार में ही बैठे रहना पसंद करोगे ताकि आपकी लाइफ सेफ रहे। तो आपका आंसर रहना चाहिए कि कार के अंदर ही हम बैठे रहेंगे, कार को अपन बंद करके बैठ जाएंगे। तो कार क्या होती है, मेटल की शीट होती है और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो सारा का सारा चार्ज जब वो सरफेस पे रहेगा तो अपन कहेंगे हम अंदर बिल्कुल प्रोटेक्ट रखेंगे। तो कहने का मीन ये हो गया कि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो गए, प्रोटेक्ट हो गए, ठीक है। तो उसको अपन कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, प्रोटेक्ट करना। क्योंकि अगर ट्री के नीचे अगर आप खड़े होगे तो वो थंडिंग या फिर वो लाइटिंग आपके ऊपर गिर सकती है और आपकी जान भी जा सकती है, इसीलिए कहा जाता है कि
करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आप कार के अंदर ही बैठे रहिए। ये एक एग्जांपल है। अभी अपन पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है। तो अपन इसकी बात करते हैं कि मान लो कि कोई एक कंडक्टर, कोई एक होलो कंडक्टर है सपोज, ठीक है, ये होलो कंडक्टर मान लीजिए, और इसकी बहुत ही अपन कह रहे हैं थिकनेस कम है, तो अपन, लेकिन थिकनेस कुछ दिखाई है मैंने, ठीक है। अब अंदर अपन को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, और अपन को ये भी पता है कि अंदर कोई चार्ज नहीं रहने वाला, ठीक है, सारा का सारा चार्ज है वो कहां जाएगा, सरफेस पे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कह भी दिया, मान लो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। अब कह दिया कि नहीं, यहां पे मान लो मैंने चार्ज क्यू रख दिया सपोज, ठीक है। अगर मान लो आपने क्यू चार्ज यहां रख दिया, ये होलोस्फेयर था, तो क्या ये अपन बोलते हैं, अब अपन देखें कि यहाँ नेट चार्ज कितना रहना चाहिए अंदर, 0। तो देखो कैसे करेंगे अपन को ये पता है गॉस लॉ से कि किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। अपन को ये पता है मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है, 0। उस मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो हमने यहाँ एक गॉसियन सरफेस चूज किया है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो अपन को ये पता है कि E डॉट dr इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अपन को पता है गॉस लॉ से। अगर अंदर मेटल के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 होगी, समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट 0 हो नहीं सकता, तो किसकी वैल्यू 0 है फिर, चार्ज की। इसका मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना होना चाहिए, 0। अब आपने बीच में यहाँ पे कोई चार्ज क्यों रख रखा है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर क्या नेट चार्ज 0 है क्या, आंसर नहीं है। तो फिर क्या होगा, इस की सरफेस के अंदर यहां पे एक इंड्यूस हो जाएगा चार्ज, ठीक है। कौन सा चार्ज, -q चार्ज है वो यहां इंड्यूस हो जाएगा। अब बताओ इस नेट गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, q -q कितना होगा, 0। अब नेट चार्ज कितना है, 0, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए आउटर सरफेस पे वापस से q चार्ज यानी माइनस के अपोजिट चार्ज है वो इंड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब अपन यहाँ केविटी लेते हैं। केविटी का मीन क्या है, यहां पर कुछ नहीं है, स्पेस है, ठीक है। तो अपन यहां स्पेस बता रहे हैं, ये एक होलोस्फेयर था और यहां अपन मान रहे हैं कि एक स्फेयर है सपोज, तो इसके अंदर एक छोटा सा स्पेस ले लिया, तो यही इसी को अपन क्या कह रहे हैं, केविटी। तो इसको मैंने डायग्राम से यहां शो किया है। देखिए यहां एक कंडक्टर है और इसके अंदर वाला जो स्पेस है उसको अपन कह रहे हैं केविटी, ठीक है। तो ये हमारी केविटी है। केविटी जनरली स्पेस, जैसे अपन कार में बैठे तो अंदर वाला स्पेस है वो केविटी है, और बाहरी सरफेस है वो मेटल है। ये देखो सारा मेटल है, अंदर भी ये मेटल 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 ये सब मेटल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड केविटी, केविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा जब अंदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। ऑफ एनी कंडक्टर 0, एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड केविटी ऑफ एनी कंडक्टर 0 when no charge placed in the cavity, and cavity के अंदर कोई चार्ज नहीं है। So any cavity in a conductor remains shielded from outside electric influences। तो इसका मीन हो गया जो अंदर ये केविटी है वो आउटसाइड में, अगर मान लो यहाँ पे कोई +q चार्ज है, ठीक है, तो ये अगर +q चार्ज है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहां वाले को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, लेकिन इसके कारण जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज के कारण, यानी ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, उसका यहां पर हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि अपन बोल रहे हैं ये +q चार्ज है, तो यहां प्लस होगा, यहां माइनस क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस से फील्ड लाइन है वो यहां आके यहां टर्मिनेट हो जाएगी। मान लो ये यहां इंड्यूस हो गया, तो यहां से यहां प्लस से माइनस की ओर ये फील्ड लाइन इंड्यूस होगी, यानी यहां प्लस से लेके माइनस तक टर्मिनेट हो रही है। क्या यहां आ रही है फील्ड लाइन, नहीं आ रही, क्योंकि अंदर तो फील्ड लाइन आ ही नहीं सकती। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 बस। और अंदर यहां कोई फील्ड लाइन है क्या, अंदर यहां कोई फील्ड लाइन है ही नहीं, ठीक है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने हमारे इंस्ट्रूमेंट को क्या कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक है। यही कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। फिर से देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी of any conductor is 0 when no charge placed in the conductor, no charge placed in cavity, sorry. So any cavity in a conductor remains shielded। जितनी सारी कैविटी है वो हमेशा प्रोटेक्ट रहेगी, किससे, आउटसाइड के किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस से, ठीक है। इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस का मीन्स हो गया कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है
उससे हमेशा ये हमारी कैविटी क्या रहेगी, प्रोटेक्ट रहेगी, सील्डेड रहेगी। दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। ठीक है, तो नो नेट चार्ज इनसाइड द कैविटी। इस केस में हमने कहा कि कोई नेट चार्ज नहीं है, तो चार्ज डेंसिटी कितनी, जीरो। चार्ज कितना, जीरो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट इनसाइड द कैविटी। सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, क्योंकि हमें पता ही है कि एक कंडक्टर जो होता है उसका पूरा वॉल्यूम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, तो सारे वॉल्यूम में अपन बोलेंगे पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम। जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही पूरे वॉल्यूम में सेम रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, जीरो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसको अपन बहुत काम में लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहां पे कुछ शार्प एज हैं। शार्प एज पे मैं यहां शो कर रखा है मैंने कि चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा है, यानी सिग्मा की वैल्यू यहां क्या है, ज्यादा है। यहां चार्ज ज्यादा है क्योंकि ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या यहाँ पे कम है। ठीक है, ये अपन पहले स्टडी कर चुके हैं एक प्रॉपर्टी कि सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एरिया होता है। ठीक है, एरिया अपन ले तो मान लो स्फेयर है, तो स्फेयर का एरिया कितना आएगा, 4πr²। तो जहां पे रेडियस कम रहेगी वहां सिग्मा हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का अपन यूज करते हैं लाइटिंग अरेस्टर बनाने में। लाइटिंग अरेस्टर क्या होते हैं, देखा होगा, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है या फिर कोई स्टैच्यूज वगैरह होते हैं, तो उनको लाइटिंग या थंडिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर एक मेटल का नुकीला एक स्टैंड लगा होता है, देखा होगा आपने। ठीक है, तो यहां पे ये इससे क्या होता है अभी, तो इससे अपन बोलेंगे अगर ये नुकीला पार्ट है तो नुकीले पार्ट की रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी तो सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी यहां पे ज्यादा होगा, और वो चार्ज है वो कहां चला जाता है, अर्थ में चला जाता है, तो लाइटिंग अरेस्टर भी बनाए जाते हैं। ठीक है, और यहां पर बोलते हैं कि चार्ज इतना ज्यादा होता है तो ये आपको कई बार देखने में मिलता है कि लाइटनिंग जो चमकती हुई दिखती है, तो वो क्या होता है, कोरोना डिस्चार्ज होता है, जिसको हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। आप कहोगे सर यहां भी कोरोना आ गया, कोरोना डिस्चार्ज। ये कोरोना डिस्चार्ज कुछ नहीं है, अपन ये कहते हैं कि जैसे अपन कोई ऐसा बहुत ही जो एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर होती है, यानी इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एयर की बात करें तो एयर अपन जनरली कहते हैं कि इंसुलेटर होता है, लेकिन इसकी भी एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, इसके लिए भी अपन कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है 3 × 10⁻⁶। इससे ज्यादा अगर मान लो यहाँ पे किसी भी सरफेस पे पोटेंशियल पर मीटर है वो ज्यादा आ गया, उसके बाद में एयर क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाती है। आयनाइज होने का मीन्स क्या हो गया, वो लाइटनिंग के फॉर्म में आपको चमकती हुई दिखाई देगी वो। ठीक है, खैर वो आगे आएगा, उसको मान लेंगे। तो ये जो डिस्चार्ज होने का प्रोसीजर उसे अपन कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके अंदर जब चार्ज जीरो मान रहे हैं तब कह रहे हैं कि यहां पे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रखा होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा रहेगा, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले हमारे अपैरेटस को, सेंसिटिव अपैरेटस को इफेक्ट नहीं करेगा। तो अगर इफेक्ट नहीं करेगा तो हमारा सेफ रहेगा इंस्ट्रूमेंट, इसी को हम कह रहे हैं सील्ड करना। ठीक है, अच्छा, और अगर हम देखें इस प्रोसेस को कहां यूज करते हैं तो अपन एमआरआई वगैरह करवाते हैं। एमआरआई मींस मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, सीटी स्कैन वगैरह, यदि अपन कोई बॉडी को मशीन के अंदर भेजा जाता है तो अपन देखते हैं कि वहां भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से वो इफेक्ट नहीं होता, केवल अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वही, उसके बेसिस पे अपन पूरे शरीर की एमआरआई वगैरह करते हैं। ठीक है, फिर और जैसे अपन माइक्रोवेव ओवन यूज करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होता है, तो वहां भी अंदर ही अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करता, बाहर वाला अंदर वाले को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है। ठीक है, ऐसे अगर मान लो कई बार लिफ्ट में जाते हैं तो लिफ्ट में अपन लिफ्ट चल रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, तो अपन देखते हैं कि मोबाइल का सिग्नल नहीं मिलता, क्योंकि लिफ्ट एक्चुअल में क्या है, एक मेटल का कंटेनर है। ठीक है, तो अपन कह रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इफेक्ट नहीं कर पाता। इसके ऊपर बेसिस मैंने आपको एक एक्टिविटी भी दी थी, उस एक्टिविटी में क्या कहा गया था, एक आपको प्लास्टिक का कंटेनर लेना है और एक आपको स्टील का कंटेनर लेना है। तो ये प्लास्टिक का कंटेनर है और ये स्टील का कंटेनर है। करना क्या था, आपको प्लास्टिक के कंटेनर में अपना मोबाइल फोन रखना है
और किसी दूसरे मोबाइल फोन से इसके ऊपर कॉल करेंगे, आप देखोगे कॉल जा रहा है, फिर अपन क्या करेंगे, इससे मोबाइल को निकाल लेंगे और वो जो मोबाइल है वो डब्बे से निकाल के इस मेटल के डब्बे में अपन रखेंगे और उसको अपन क्लोज कर देंगे अंदर से। अब देखते हैं कि कॉलिंग हो रही है या नहीं किसी दूसरे मोबाइल से। तो आप देखोगे कि इस बार सिग्नल है वो मैच नहीं हो रहा, या फिर वो बोलेगा आउट ऑफ सर्विस बोल रहा है, इसका मीन वहां तक सिग्नल नहीं पहुंच रहे। क्यों? तो हमने अगर मोबाइल को यहाँ, ये कैविटी होगी, ठीक है, इसके अंदर ये मेटल है, ये पूरा मेटल है और अंदर हमने यहाँ पूरा हमारा मोबाइल रख दिया, तो ये अब ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होगी, ठीक है। तो अब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई अपन कहते हैं मोबाइल में एक्चुअल में होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आगे आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ऑसिलेशंस होते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करता और बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले को इफेक्ट नहीं करता। तो आप देखोगे कि कॉल है वो नहीं जा पाता, क्योंकि एक तरह से ये हमारा जो मोबाइल है वो मान लो सेंसिटिव इक्विपमेंट है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, वो प्रोटेक्ट हो गया है किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो कॉल वगैरह नहीं तो आएगा, जाएगा, ठीक है। ये अपन इसको घर पे एक्टिविटी को कर सकते हैं और मेरी आपसे यही सलाह है कि आप इसको जरूर इस एक्टिविटी को करके देखना और रिप्लाई करना क्या रिस्पॉन्स रहता है आपका। तो ये तो बात होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है। तो आप इसको पूरे को नोट कर सकते हो, डायग्राम भी आप बना लेना, इस डायग्राम को नोट कर लेना, यहां तक आप नोट कर लेना इसको, ओके। अब अपन आगे मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग तो हो गया। अगर मान लो अंदर चार्ज हो तो भी क्या होगा, तो भी अपन देख सकते हैं कि ये इफेक्ट नहीं होता। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बताने के लिए बता सकते हैं आपको। उसमें बोला गया है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा गया है कि ओनली तब अपन मान रहे हैं जब Q की वैल्यू अंदर कितनी है, 0 है। और अगर मान लो अंदर 0 न भी हो तो भी आप देखोगे यहां मान लो कोई चार्ज रखा हुआ है, तो बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये Q, तो इसके कारण ये वाला इफेक्ट नहीं होगा। कैसे? क्योंकि ये चार्ज अगर Q है तो यहाँ इंड्यूस कितना हो जाएगा, -Q चार्ज है वो अंदर ही अंदर इंड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ ये प्लस चार्ज है तो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी ऐसे, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E = 0, ठीक है। और ये बाहर वाले की कहाँ होगी, यहां तक, यानी ये +Q है तो यहाँ इंड्यूस हो जाएगा माइनस। तो क्या बाहर वाला अंदर वाले को इफेक्ट किया? नहीं। क्या अंदर वाले ने बाहर वाले को इफेक्ट किया? नहीं। बीच में कौन है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसीलिए अपन कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है, तो बाहरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारे इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट रखती है। ओके, नेक्स्ट अपन मूव करते हैं एक क्वेश्चन पे जो एनसीईआरटी का एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको अपन लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ इनर रेडियस R1, ठीक है। आपको बोला गया है एक स्फेरिकल सेल है और इस स्फेरिकल सेल की इनर रेडियस आपको गिवन है कितनी, R1, ओके। आउटर रेडियस इज R2, आउटर रेडियस आपको गिवन है कितनी, R2, हैज ए चार्ज कैपिटल Q। जो आउटर रेडियस है उसके ऊपर चार्ज कितना है, कैपिटल Q चार्ज है। A charge Q is placed at the center of cell। इस सेल के सेंटर पे स्मॉल q चार्ज को प्लेस किया गया है। What is the surface charge density on the inner and outer surface of the cell? इनर और आउटर सरफेस पे कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो एक बार देखिए आप यहां से, आप बोलोगे सरफेस पे चार्ज Q है, अंदर भी चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो इस अंदर वाले का कुछ बाहर इफेक्ट आएगा, यस। अब आप देखो, अपन को ये तो पता है कि ये अगर मेटल है, यानी ये अगर कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। तो कंडक्टर, ये देखो, ये यहां मैंने गॉसियन सरफेस चूज कर ली। अपन को पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, ठीक है। E.dA इक्वल टू समेशन Q/ε0 फ्रॉम गॉस लॉ, ये अपन जानते हैं गॉस लॉ से। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, 0। तो अपन यहां से लिख सकते हैं इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर E इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं अपन, ये कितना होगा, 0। तो अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब तभी हो पाएगा
जब यहां अपन ए की वैल्यू 0 रख देंगे तो समेशन क्यू की वैल्यू में कितनी आएगी 0, देन समेशन क्यू की वैल्यू में कितनी आएगी 0। इसका मतलब इस गाउसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना रहना चाहिए 0, लेकिन यहां तो क्यू है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, इसकी इनर सरफेस पे कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा ताकि ये 0 हो जाए, यस ये माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये तो प्लस क्यू सेंटर पे था, माइनस क्यू इंड्यूस हो गया है। ओके, माइनस क्यू अगर इंड्यूस हो गया है तो आउटर सरफेस पे कितना इंड्यूस होगा प्लस क्यू, तो इसका अपोजिट यहां पे प्लस क्यू और इसमें साथ ऐड कर दो। अब आप देख सकते हो जो इसकी सरफेस है उस पर देख लो नेट चार्ज क्यू ही है, ये कैपिटल क्यू है, क्योंकि इन दोनों को अगर ऐड करोगे यानी मानो कि ये ऐसे है, ठीक है, तो इनर सरफेस पे माइनस क्यू है और आउटर सरफेस पे कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू है। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या ओनली कैपिटल क्यू बच जाएगा, यस। तो ये इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। अब जो पूछा है वो बता दीजिए आप, क्या पूछा गया है, इनर सरफेस के लिए चार्ज डेंसिटी, तो यहां पे अपन लिखेंगे चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी फॉर इनर सरफेस। बोलिए सिग्मा 1 इक्वल्स टू इनर सरफेस पे चार्ज कितना है माइनस क्यू, तो यहां पे आप लिखोगे माइनस क्यू अपॉन इनर सरफेस की रेडियस कितनी है r1। डेंसिटी क्या होता है सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज अपॉन एरिया कितना आएगा इनर सरफेस का, स्फेयर है तो 4 पाई r1 स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली आउटर सरफेस के लिए, फॉर आउटर सरफेस के लिए सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप यहां से बता सकते हो कि आउटर सरफेस पर चार्ज कितना है, इस बार क्यू नहीं है, क्यू प्लस क्यू, तो यहां पे आप लिखोगे कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू अपॉन इस आउटर सरफेस का एरिया कितना है, यस 4 पाई r2 स्क्वायर। ओके, तो आप यहां ऐसे नोट कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बी पार्ट में बोला गया इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी विद नो चार्ज, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है 0, अगला बोल रहा है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्या, तो ये आपसे यही पूछ रहा है क्या कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है जब अंदर चार्ज न हो, यस अभी हमने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इवन इफ द सेल इज नॉट स्फेरिकल बट हैज एनी इरेगुलर शेप एक्सप्लेन, तो अपन कहेंगे कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ये रेगुलर शेप ही हो, इरेगुलर कैसे भी हो सकती है रेंडमली, उस पर कोई डिपेंडेंस की नहीं है, ठीक है। उसको अपन बता सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में बोल रखा है देयर इज नो चार्ज, तो अपन मान सकते हैं कोई भी आर्बिट्रेरी, अभी जैसे माना था हमने, ठीक है, ये ऐसी शेप है, तो अपन बोल रहे हैं अंदर चार्ज कितना बोल रहा है ये 0, ठीक है। तो आप यहां से बोल सकते हो फ्रॉम गॉस लॉ, अभी जिसको अप्लाई किया सेम होगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर नेट चार्ज समेशन क्यू की वैल्यू अगला खुद दे रहा है कितनी है 0 है, इसका मतलब इसकी जगह क्या पुट कर दोगे आप 0, ठीक है। देन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 0, एरिया 0 हो नहीं सकता, तो फिर कौन 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड, बस यही आपको प्रूव करना था। तो आपका आंसर क्या रहेगा, यस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी 0, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा यस, उसका रीजन क्या होगा वो हमने यहां दे दिया है, ठीक है। कैसे भी रेगुलर शेप हो, क्योंकि अपन को पता है अगर ये गाउसियन सरफेस चूज करते हैं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 ही होना है, ठीक है। तो आप यहां से यही लाइन दोबारा रख सकते हो कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बिकॉज यहां समेशन क्यू इक्वल्स टू क्या है 0 है, ठीक है। ये लाइन वापस से पूरी पूरी यहां पे नोट कर देना बोले। ये एक क्वेश्चन था जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन था। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, आज तक के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे मूव करेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी से रिलेटेड सीबीएसई के सिलेबस में है, आरबीएसई के स्टूडेंट्स को इनको नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप वीडियो देख सकते हो, चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, आगे आपके काम आएगी, तो इसको नोट कर लेना। ओके, थैंक यू।